प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अभी तक बहुत की भागदौड़ में परावर्तन के बारे में पढ़ा। आज हम लोग इसका अगला अध्याय प्रकाश किरणों के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश किरण का अपवर्तन जानने से पहले हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करती है तो इसमें इसकी चाल बदल जाती है तथा इसकी तरंगदैर्घ्य भी परिवर्तित हो जाती है, परंतु इसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो इस घटना में प्रकाश किरण का वेग और उसकी तरंगदैर्घ्य परिवर्तित हो जाती है और इसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसी घटना को हम कहते हैं क्या? प्रकाश किरण का अपवर्तन। अर्थात जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो यह घटना हमारी प्रकाश किरण का अपवर्तन कहलाती है। जैसे अगर हम कहें कि मान लिया दो माध्यम, एक माध्यम एक है और दूसरा माध्यम दो। जिन दोनों माध्यमों को अलग करने वाला अंतरापृष्ठ S डैश। मान लिया है कि माध्यम एक आपका कोई विरल माध्यम है और माध्यम दो जो आपका है वह एक सघन माध्यम है। तो जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से होकर के दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो यहां से जो चलने वाली प्रकाश किरण है इसको आप कहेंगे क्या? आपतित प्रकाश किरण। और जिस बिंदु पर यह आपतित किरण यानी S डैश के जिस बिंदु पर पड़ती है इसको हम कहते हैं क्या? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर ये जो खींचा गया लंब होता है इसको हम कहते हैं क्या? अभिलंब। ये आपका अभिलंब हो जाएगा। और जब यह प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आप जानते हैं कि प्रकाश किरणें जो है ये सरल रेखा में गमन करती हैं। तो प्रकाश किरण सरल रेखा में न जाकर के अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाते हैं। अर्थात इसका पथ ऐसे होना चाहिए था सीधे, लेकिन यह अपने सीधे मार्ग से न जाकर के अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। यह मार्ग का विचलन ही प्रकाश किरण का अपवर्तन कहलाता है, जिसको हम कहते हैं अपवर्तित किरण। तो जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो इसके पश्चात इसका मार्ग सरल रेखीय न हो करके यह अपने मार्ग से जो है विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के अपने मार्ग से विचलित होने की घटना ही क्या है? प्रकाश किरण का अपवर्तन है। या आप कहते हैं कि प्रकाश किरण की जो है इसमें तरंगदैर्घ्य और इसकी जो चाल होती है वो परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण यह घटना हमारी कहलाती है क्या? प्रकाश किरण का अपवर्तन। परंतु इसमें जो है आवृत्ति का मान जो होता है वह अपरिवर्तित रहता है। बच्चों, परावर्तन के यहाँ पर दो नियम हैं। पहला नियम है आपका कि आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण,
अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम इसका, यदि हम कहें कि आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ कोण I तथा अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ अपवर्तन कोण R निर्मित करती है। ये आपका इंसिडेंट एंगल I और ये आपका जो है ये कहलाएगा आपका आपतन कोण, और ये आपका है अपवर्तन कोण। आपतन कोण को हमने I से दर्शाया है और अपवर्तन कोण को हमने इस मान R से दर्शाया है। तो यदि कोई प्रकाश किरण आपतन कोण पर I पर आपतित हो रही है और इसका अपवर्तन कोण R है, तो अपवर्तन की द्वितीय नियम में हम कहते हैं कि किसी भी अपवर्तित प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की ज्या माने साइन और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, जिसको आप लिखते हैं क्या, आपतन कोण की ज्या माने साइन I और अपवर्तन कोण की ज्या का मतलब होता है क्या, साइन R। यह जो होता है वह सदैव एक नियतांक होता है, जिसको हम कहते हैं क्या, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं क्या, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। यदि प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है तो इसको लिखते हैं क्या, 1n2, या इसी को लिखते हैं क्या, 1n2 बराबर n2/n1, जहां n2 क्या है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक है और n1 जो है यह माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। इसी को हम स्नेल के नियम से भी जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अपवर्तन के दो नियम, पहला नियम आपने देखा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम कि आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, जिसे हम n1 n2 यानी माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 के अपवर्तनांक से दर्शाते हैं। और या इसी को लिखते हैं क्या, sin I/sin R बराबर क्या, कांस्टेंट या नियतांक के, या इसी को लिखा जा सकता है sin I/sin R बराबर क्या, 1n2 के, या n2/n1 के। हमने अभी कहा कि 1n2 यह जो है इसको कहते हैं क्या, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तन, माध्यम 2 का अपवर्तन। बच्चों यहाँ पर एक शब्द है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है, तो हम सबसे पहले यह जानते हैं अपवर्तनांक है क्या, कि अपवर्तनांक जो है किन्हीं दो माध्यमों का एक सापेक्ष गुण होता है, जो माध्यम के घनत्व पर निर्भर नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो माध्यम अधिक सघन होगा उसका अपवर्तनांक अधिक होगा, या माध्यम का घनत्व कम है तो उसका अपवर्तनांक कम होगा। तो किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वह इसके घनत्व पर निर्भर नहीं है। यह जो है किसी भी माध्यम का, जो दो माध्यमों का सापेक्ष गुण होता है। तो हम कहते हैं कि अपवर्तनांक क्या है, तो अपवर्तनांक जो है किसी भी माध्यम का सापेक्ष गुण है, जो कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ताप पर निर्भर करता है।
या निरपेक्ष अपवर्तनांक हम जानते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम कहते हैं कि निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक को, निर्वात जिसके लिए जो है इसका अपवर्तनांक जो है 1 रखा जाता है, तो निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे जल है, निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आप लिखते हैं तो जल का अपवर्तनांक है 1.3। इसी तरह से कांच है, कांच का अपवर्तनांक आप लिखते हैं 1.5। अपवर्तनांक जो है यह दो माध्यमों का सापेक्ष गुण है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो ये जो हमारा अपवर्तनांक है यह मात्रकहीन राशि। और अगर किसी भौतिक राशि ये जो आपका अपवर्तनांक है मात्रक नहीं, यह जो है एक बीमाहीन भी राशि होगी। तो हम कहते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक जो है यह एक मात्रक एवं बीमाहीन राशि होती है। तो बच्चों ये अपवर्तन के बारे में था कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग पर सरल रेखीय न चल करके वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना हमारी प्रकाश किरण का अपवर्तन कहलाती है। और यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश किरण का जो विचलन होता है वह अभिलंब की ओर होता है, अर्थात प्रकाश किरण जो है वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। और यदि प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह जो है अभिलंब से दूर हट जाती है। अपवर्तन के लिए आपको दो नियम बताए गए कि अपवर्तन क्या है। कि पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा बताया गया आपको कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है वह सदैव नियतांक होता है, अर्थात इसको लिखते हैं कि साइन आई बाई साइन आर बराबर क्या 1n2 के यानी के भी लिखा जा सकता है, नियतांक n के बराबर इसको लिखा जा सकता है। और n की जो वैल्यू होती है इसको लिखते हैं क्या 1n2 से, अर्थात माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक है। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। अपवर्तन के द्वितीय नियम को हम स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। और 1n2 को पढ़ते क्या है कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, या इसी को लिखा जा सकता है क्या n2 बटे n1, अर्थात माध्यम 2 का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक। आइए आगे देखते हैं। किसी भी माध्यम में जब कोई प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो इसकी चाल, जैसे हम अगर ये कहें कि मान लिया कोई माध्यम है जिसका अपवर्तनांक n है, n अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो प्रकाश की चाल के लिए जो है हम सूत्र लिखते हैं कि प्रकाश की चाल v बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम का अपवर्तनांक।
और आप जानते हैं कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल v बराबर आप लिखते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल को c से, और माध्यम का अपवर्तनांक इसको लिखते हैं क्या n से। तो v बराबर लिखा जा सकता है क्या c/n, या n का मान लिख रहा हूं तो n बराबर लिखा जा सकता है यहां से कि अपवर्तनांक n बराबर क्या c/v, जहां c क्या निर्वात में प्रकाश की चाल और v क्या है माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहां से n की वैल्यू जो है अभी आपको लिखा गया कि स्नेल के नियम से कि साइन i अपान साइन r n, जहां साइन i क्या पहले माध्यम में प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का मान है और साइन r क्या दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण का मान है। तो इसी n को लिखा जा सकता है क्या n2/n1, और n2 का मान अगर इस फार्मूले से हम लिखना चाहें तो n2 बराबर क्या हो जाएगा, यहां से लिखा जा सकता है इसको साइन i अपान साइन r। n2 का मान लिखेंगे तो हो जाएगा क्या c/v2 बटे n1 की वैल्यू लिखेंगे ये हो जाएगा क्या c/v1, और ये c से कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा क्या आपको v1/v2, और यही v1/v2 बराबर क्या है n। तो यहाँ लिखा जा सकता है क्या कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर क्या v1/v2, जहां v1 क्या है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, बटे v2 क्या है दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो इस तरह से जो है किसी भी माध्यम का अगर अपवर्तनांक n निकालना है तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात उन दोनों का जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। आइए देखते हैं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है, प्रकाश किरण की उत्क्रमणीयता। देखिए कि अगर मान लिया कोई एक अंतःपृष्ठ S' जो माध्यम 1 तथा माध्यम 2 को अलग करता है, माना पहले माध्यम में आपतित प्रकाश किरण कोई PQ है, आपतित प्रकाश किरण PQ है जो इसके अंतःपृष्ठ के बिंदु Q पर आपतित होती है। बिंदु Q पर हम एक लंब n डैश डाल देते हैं। अगर हम कहें कि माध्यम एक आपका यह एक सघन माध्यम और दूसरा जो है आपका यह एक विरल माध्यम, तो S डैश से अपवर्तन के पश्चात यह प्रकाश किरण जो है अभिलंब से कुछ दूर हट जाएगी, यह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, और यही विचलन क्या है आपका अपवर्तन, सीधे न जा करके यह क्या हुई विचलित हो गई। तो मान लिया इसका विचलन कोण क्या है स्मॉल r, और आपतन कोण क्या है स्मॉल i।
बच्चों प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत में अगर प्रकाश के और ये मार्ग मान लिया क्यू आर हो गया, क्यू आर डायरेक्शन में ये जो है निर्गत हो गया, तो यदि प्रकाश किरण पी क्यू पर आपतित होती है और दूसरे माध्यम में ये क्यू आर डायरेक्शन में निर्गत होती है, तो अगर हम प्रकाश किरण को विरल माध्यम से सघन माध्यम में डालें तो आर क्यू अगर इसका पथ होगा तो यह जो है आर क्यू जो है विरल माध्यम से डाली जाएगी प्रकाश किरण, तो पुनः जो है यह सघन माध्यम में आ रही है, सघन माध्यम में यह ऐसे सीधे न जाकर के यह क्या होगा विलंब की ओर कुछ झुक जाएगी और यह जो है पुनः किस मार्ग से आएगी क्यू पी मार्ग से होकर के अपने ही मार्ग से निर्गत होगी। तो हम कहते हैं कि यह जो इसका पथ होता है अगर माध्यम एक से दूसरे में प्रवेश करे या फिर दूसरे से पहले में प्रवेश करे तो यह जिस मार्ग से आ रही होती है उसी मार्ग से पुनः वापस लौट जाती है। या आप कहें कि PQ दिशा से आने वाली प्रकाश किरण जो है अपवर्तन के पश्चात QR डायरेक्शन में चल रही है। यहाँ बिंदु R पर हम क्या करें, एक मिरर लगा दें, दर्पण लगा दें, जिससे टकरा करके इसका पुनः परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात यह जो है अपने ही मार्ग से ये क्या होगी वापस लौट आएगी। और यही प्रकाश किरण की जो घटना है यही कहलाती है क्या, प्रकाश किरण की उत्क्रमणीयता। अगर हम कहें कि पहले माध्यम में जो कि हमारा सघन माध्यम है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 और 1n2 का मान अगर हम लिखें तो 1n2 माने पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जिसको आप लिखते हो क्या n2/n1। पहले माध्यम के लिए जब प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है, ठीक इसी तरह से माध्यम अगर हम दूसरे माध्यम से उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लगाएं तो दूसरे माध्यम से अगर प्रकाश किरण पहले माध्यम में डाली जाए तो माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक माने 2n1 बराबर लिखा जाता है क्या n1/n2। यदि हम इसको लिखते हैं समीकरण 1 और इसको लिखते हैं क्या समीकरण 2, तो समीकरण 1 और 2 से हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें 1n2 into 2n1 बराबर इसको लिख सकते हैं क्या n2/n1 into n1/n2। ये तो कैंसिल हो जाएगा और बचे क्या 1, या इसी को लिख सकते हो क्या 1n2 बराबर इंटू 2n1 बराबर 1, या इसी को लिख सकते हो क्या 1n2 = 1/2n1, जहां 1n2 क्या है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है और 1/2n1 माने दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक है। तो यदि हमको किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक दिया गया है, जैसे सघन माध्यम का अपवर्तनांक दिया गया है, तो विरल माध्यम का अपवर्तनांक इसका जो है व्युत्क्रम करके हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है एक का अगर अपवर्तनांक दिया हो तो दूसरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं कि 1n2 बराबर क्या 1/2n1। इसको जो है आप जैसे लिखा जाता है कि पहला माध्यम आपका क्या है वायु, दूसरा माध्यम क्या है जल है ना? तो इसके लिए जो है वायु को हम लिखते हैं क्या एयर और जल को लिखते हैं क्या वाटर। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1 और 2 से न दर्शा करके इसको ऐसे भी आप दर्शा सकते हो कि जैसे इसको लिख सकते हो क्या ANW वाटर, तो इसको लिख सकते हैं ANW माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इन कंपैरिजन टू वाटर, माने वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW, और यही बराबर क्या 1/2n1, 2 माने क्या वाटर, दूसरा माध्यम आपने जल लिया है तो इसको लिख सकते हो क्या WNA। चाहे इस रूप में इसको लिखें 1-2 के फॉर्म में या फिर ANW WNA के पदों में इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर ये माध्यम जो है जल ना होकर के कांच ले लिया जाए तो इसको ग्लास के माध्यम से G से दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू 1-2 के रूप में दर्शाई है, चाहे आप इसको एयर, वाटर, ग्लास या फिर कोई भी मीडियम दिया गया है
उस मीडियम के रूप में आप दर्शा सकते हैं। तो ये प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है कि अगर कोई दो माध्यम उपस्थित हैं तो। इसी तरह से अगर जो है दो के बजाय एक तीसरा माध्यम भी यहाँ पर उपस्थित हो ना, नीचे जो है एक और माध्यम बना दे, कांच मान लिया, यहाँ पर जो है एक कांच माध्यम है या तीसरा माध्यम है जिसको आप कहते हैं क्या माध्यम 3 है, तो प्रकाश किरण पहले कहाँ से चलेगी? प्रकाश किरण माध्यम 1 से 2 में प्रवेश करेगी, फिर माध्यम 2 से 3 में प्रवेश करेगी, फिर 3 से निर्गत होकर के क्या होगी? पुनः अपने माध्यम 1 में वापस आ जाएगी। तो इसके लिए हम लिखते क्या है कि अगर कोई जो है 2 के बजाय 3 माध्यम हो तो इसमें जो है प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के लिए आप लिखते हैं क्या कि 1n2 माने माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक इंटू 2n3 माने दूसरे से फिर तीसरे में प्रवेश करेगी 2n3 इंटू 3n1 इज इक्वल टू क्या 1। और अगर यही हम कहेंगे पहला माध्यम आपका क्या है? वायु है, दूसरा क्या है? जल है, तीसरा क्या है? कांच है, तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हो। पहला माध्यम वायु माने एयर, इसको लिख सकते हो AN, दूसरा माध्यम क्या है? जल AN, वाटर मीन W इंटू इसी तरह से WN, तीसरा माध्यम क्या आपका? ग्लास है, इंटू GNA इक्वल टू क्या 1। चाहे इसको जो है न्यूमेरिकल वैल्यू के पदों में आप लिखो, गिनतियों के रूप में, या फिर जो है इसको सिंबल के रूप में ग्लास वाटर AM के फॉर्म में लिखो, या इसमें से किसी एक की वैल्यू आपको निकालनी हो तो जैसे हमने कहा कि WNG की वैल्यू क्या होगी, तो इसको लिख सकते हैं क्या WNG इक्वल टू 1/, अब इसको पक्षांतर कर दो, इधर बचे क्या 1/, इधर क्या बचा है GNA, ये है क्या GNA इंटू बचा क्या है ANW, ये दोनों पद बचे थे इधर आ गए। या इसको ऐसे लिखना हो, अभी आप देखें कि लिखा गया था क्या 1/1n2 बराबर क्या 1/2n1, तो इसको आप लिख सकते हैं जैसे अगर ये कह दिया जाए कि WNG का मान इसके बराबर है, GNW का मान क्या होगा, इसको जो है उल्टा कर देंगे। या फिर यहाँ से हमको निकालना हो ANW का मान क्या है, तो ANW का मान आप निकाल सकते हो, ANW बराबर क्या हो जाएगा 1/WNG इंटू GNA, या GNA की वैल्यू निकालनी है तो इसको लिख सकते हो क्या GNA बराबर 1/ANW इंटू WNG के ना। और अगर आपसे ये कह दे कि हमको ANG की वैल्यू याद करनी है तो ANG की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? ANG की वैल्यू क्या होगी? आपने GNA की वैल्यू निकाला यहाँ से, अब GNA की वैल्यू अगर आपको निकालनी पड़े तो आप कैसे निकाल लोगे ना। अभी जो दो माध्यमों के लिए उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लिखा गया कि ANW बराबर क्या 1/WNA, तो इसको लिख सकते हो ANG बराबर क्या ANG बराबर इसको लिख सकते हो 1/GNA कर देंगे, क्या हो जाएगा? यही आपकी जो वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगी ANG के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पर ANW का मान निकाला गया है, अगर आपसे कहा जाए कि WNA की वैल्यू क्या होगी तो 1/ANW क्या होगी WNA के इक्वल होगी। या फिर यहाँ पर देखिए लिखा गया क्या GNA की वैल्यू निकाली है, यहाँ से ANG की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ANG बराबर क्या 1/GNA। तो ये जो है प्रकाश किरण की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है, चाहे वो दो माध्यमों के लिए हो या फिर जो है अगर इस तरह से कोई 3 माध्यम उपस्थित हैं तो उसके लिए जो है ये हम अपवर्तनांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रकाश किरण के अपवर्तन में बस आज इतना ही, बाकी शेष चीजें अगले टर्म में फिर आपको